वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करेंगे, फिर केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स हैं उनको जो है एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करेंगे, फिर लाइफ साइंस। तो इस तरह जो है जनरल साइंस का ये पूरा सीरीज चलने वाला है। ये 8th वीडियो है। इससे पहले जो है 7 अलग अलग वीडियोज हमने बना दिया है। प्रीवियस 7 वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके प्रीवियस 7 वीडियोज को जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक जो है 8th पार्ट तक हमने सिर्फ फिजिक्स के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अभी कंटिन्यूएशन में रहेगा, जैसे फिजिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, फिर लाइफ साइंस। तो इस तरह ये चलने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्रीवियस 7 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ लेमन इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज ड्यू टू। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम एक लेमन को डाल देते हैं तो इसका साइज जो है, अगर हम बाहर से देखें, इसका साइज जो है ये हमें बड़ा दिखाई देता है। किस वजह से होता है? क्योंकि वाटर जो है डेंसर मीडियम है और वाटर के बाहर में अगर हम देखें जो एयर प्रेजेंट है ये जो है रेयर मीडियम है। तो लाइट जब पास होता है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो ये नॉर्मल से जो है थोड़ा सा दूर बेंड हो जाता है। ठीक है, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसके वजह से जो है ये लार्जर इमेज जो है प्रोजेक्ट करता है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से, यही जो फेनोमेना है डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट पास होता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसी वजह से जो है एक लार्जर इमेज जो है ये प्रोजेक्ट करता है। तो इसी वजह से हमें जो है लेमन बड़ा दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये होता है। The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a given point is known as। बार बार आपको एक चीज कहा गया है कि एनसीईआरटी के जो क्लास 9 और 10 के बुक्स हैं ना, वहां जरूर आपको पढ़ के जाना, ये आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि देखिए सिंपल डेफिनेशन से लिया गया, ये जो है कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बार बार यही रिपीट किया जा रहा है। एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 का जो बुक है साइंस का, बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको वहीं से दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो स्नेल्स लॉ जो है किससे रिलेटेड है? देखिए स्नेल्स लॉ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। स्नेल्स लॉ यहाँ पे आपके लिए लिख दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल याद रखना। तो बहुत बार यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू जो है ये कॉन्स्टेंट होता है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये क्या होता है बेसिकली? तो ये जो कांस्टेंट होता है, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि साइन आई है बाय साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट होता है बेसिकली इसे यू से जो है डिनोट किया जाता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और यही है जो है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ जो है किससे रिलेटेड है? फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से, रिफ्रैक्शन से या सरफेस टेंशन से। तो स्नेल्स लॉ जो है ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप याद रखना, स्नेल्स लॉ बिल्कुल आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इससे जो है निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशन बिटवीन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सारे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं बिल्कुल याद रखना, एक ना एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको यहाँ से देखने मिलेगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो है पोजिशन टाइम रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू। तो डायमंड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है ये भी यहाँ पे लिख दिया जाता है ताकि आप नोट डाउन कर लें। 2.42 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 2.42 होता है, ये ध्यान रखना मैक्सिमम। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो। और ये क्यों होता है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है बेसिकली अगर हम देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। जो रे ऑफ लाइट है इट गोज थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिफोर इट रिफ्रैक्ट, इसी वजह से जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फेनोमेना एग्जिबिटेड बाय प्रिज्म व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट। तो जब आपने अगर प्रिज्म देखा होगा, अगर फिजिक्स लैब में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब व्हाइट लाइट पास होता है प्रिज्म से तो ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 डिफरेंट कलर्स में जो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, स्कैटर हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, या कह सकते हैं स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर में। तो इस फेनोमेनन को जो है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी का और एक जो है क्वेश्चन जो बनता है वो बिल्कुल ध्यान रखना, जो रेनबो फॉर्म होता है ना, याद रखना जो बारिश के दिनों में जो रेनबो फॉर्म होता है तो एटमोस्फियर में तो जो छोटे छोटे जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली जो है प्रिज्म की तरह काम करते हैं, जिसके वजह से जो है ये रेनबो फॉर्म होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना।
वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रहा है वो है आपका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। इसी वजह से जो है 1100 बेस्ट जनरल साइंस MCQs हमने आपके लिए बनाया है। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। इनको करने के बाद, डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा जो है टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन से टॉपिक्स जो है उससे कंपैरिजन में लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और से सारे आपको चीज़ें पढ़ने हैं। इन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो है एक आपके अंदर भी एक जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी वजह से जो है हमने बेस्ट 1100 जनरल साइंस का क्वेश्चन बनाया है आपके लिए बुकलेट, और इसके साथ साथ जो है 1000 जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ये भी फ्री में दिया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर CBT 1 में देखें तो 30 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से बनने वाले हैं, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाले हैं। तो ये जो 45 क्वेश्चन हैं, ये 45 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग अगर देखें हाफ। इसी वजह से जो है बुकलेट बनाया गया है। यहाँ पे 1100 जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि ये जो सेक्शन है ना जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसमें आप बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सके। पढ़ाया बहुत अच्छा से जा रहा है, साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहे। जितने क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड भी किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। डिटेल एनालिसिस करें, उसके बाद डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ें, और इसके साथ साथ NCERT क्लास 9 और 10 का बुक पढ़ना मत भूलें। ये जो बुकलेट है सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। कम से कम रेट में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर भरना है, उसके बाद जैसे ही 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल ID में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल ID दें, उसी मेल ID में जो है ये फाइल भेजा जाता है। गलत मेल ID देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो 2 बार जरूर चेक कर लेना। बाकी सारे स्टूडेंट जो आगे चल के जो है RRB JEE के एग्जाम देने वाले हैं, बहुत मेहनत से हमने ये बनाया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, ताकि ये आपके लिए आगे चल के हेल्पफुल होने वाला भी है। समझ में भी आएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सारे चीज़ों के लिए बिल्कुल बुकलेट आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। जिनको बुकलेट लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। बेसिकली रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग अगर आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ पे नोट कर लेना बिल्कुल। इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/λ⁴ ये होता है रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो सबसे कम स्कैटर होगा। फॉर एग्जांपल वायलेट का जो है ये वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो वायलेट जो है ये सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। और उसी तरह रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम डालेंगे तो उसका जो है वो सबसे कम जो है ये स्कैटर होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ डिस्कस करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि देखिए वायलेट का जो है ये वेवलेंथ सबसे कम है, फिर भी स्काई का कलर वायलेट क्यों नहीं है, ब्लू क्यों है? स्काई जो है ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा जो है स्कैटर क्यों है, ये ब्लू हमें क्यों दिखता है स्काई? देखिए ये इसका रीज़न इसके पीछे ये है कि सन जो है ना ये हायर कंसंट्रेशन में जो है ये ब्लू लाइट को जो है ये इमिट करता है एज कंपेरिजन टू वायलेट लाइट, जिसके वजह से जो है हमें स्काई कलर ये ब्लू दिखता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके अलावा और एक भी रीजन है, हमारा जो आंख है ये भी ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स ब्लू देन एज कंपेरिजन टू वायलेट, इसी वजह से स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर करेगा। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग ये भी आप याद रख सकते हैं, इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/λ⁴। हालांकि इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने आपको कम चांस है, यहाँ से न्यूमेरिकल और से बनेगा नहीं इन जनरल। और से याद रखना, अगर इंटेंसिटी पूछ लिया जाए, वेवलेंथ दे दिया जाए, तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग आपको यूज करना है। इंटेंसिटी I इक्वल्स टू 1/λ⁴ होता है। द हाइएस्ट सरफेस पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड। तो हाँ, अगर हम वेवलेंथ ऐसे बना दें तो इसका हायर ये पार्ट को कहा जाता है क्रेस्ट, ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट है इसे जो है ट्रफ कहा जाता है। रेलवे का ही पूछा गया ये क्वेश्चन है। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, काफी सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम पूछा गया, SSC के एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है नेशनल लेवल में होता है वहाँ पे नहीं पूछा गया हो।
तो किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का जो है ये यूनिट है। सबसे पहले एनर्जी का ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये कॉम्पोजिट यूनिट है, ठीक है। एनर्जी का किलोवाट आवर ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये कॉम्पोजिट जो है यूनिट है एनर्जी का, या फिर कह सकते हैं कमर्शियल यूनिट है। और से एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है ये जूल होता है। मास इज डैश क्वांटिटी एंड वेट इज डैश क्वांटिटी। ऑब्वियसली स्केलर और वेक्टर आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मास जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सभी को पता है। अगेन मास जो है इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। और वेट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, जिसके वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो आसान सा क्वेश्चन हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इसका जो सही जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये होमवर्क आपका है। तो जितने भी स्टूडेंट को पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पिल? तो जो केले के छिलके होते हैं इसके ऊपर जैसे आप पैर रखते हैं तो आप स्लिप क्यों हो जाते हैं? तो ये जो है बेसिकली इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड द सरफेस। तो बनाना जो पिल होता है अगर हम देखेंगे तो ये जो है अंदर से जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर पैर रखते हैं तो ये जो है फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रोड और शूज़, हमारा जो शूज़ का सोल है और सरफेस के बीच में जो बनाना पिल आ जाता है तो यहाँ पे बेसिकली इट्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल एंड शूज़, और जिसके वजह से जो है सोल ऑफ द शू एंड द सरफेस ऑफ द रोड, जिसके वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। तो यही बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। जैसे ऑयली फ्लोर हो गया, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ऑयली फ्लोर में जो है चलना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। वैसे ही अगर कोई फ्लोर है जो कि बेसिकली गीला है, ठीक है, तो फ्लोर अगर गीला हुआ है तो उसमें हम भी चल नहीं सकते, पानी उसमें गिरा हुआ है तो उसमें भी हम नहीं चल सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए एक हमने जो है यहाँ पे एक जो है मिरर बना दिया, ये पोल हो गया, सेंटर पॉइंट पोल है, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मान लीजिए फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है फोकल लेंथ जो है ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन मिराज फॉर्मेशन? तो मिराज फॉर्मेशन में इनमें से किसके वजह से जो है मिराज फॉर्मेशन होता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन दो तरह का हो सकते हैं। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये भी आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। दोनों चीजों को जो है बहुत अच्छा से आप ध्यान रखना। ऑप्शन ये बिल्कुल आप देख लेना, कभी कभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये ऑप्शन में, कभी कभी इसके जगह जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब देखते हैं मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है। ज्यादातर जो हाईवेज होते हैं, जब इसमें कार ड्राइव आप कर रहे होते हैं तो लगता है थोड़े दूर में शायद यहाँ पे जो है पानी गिरा हुआ है। ये किस वजह से होता है? तो रोड जो है, जो हाईवे है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, सन की हीट की वजह से। तो इसके ऊपर का जो लेयर का जो एयर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसका डेंसिटी कम हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है ये जो है थोड़ा सा कूल होता है। तो कूल एयर का डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम है। और रोड के हाईवे के ऊपर में जो हल्का सा जो छोटा सा जो पतला सा जो लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी कम होता है। तो जब लाइट पास होता है डेंसर से रेयर मीडियम में, इसी वजह से जो है मिराज फॉर्मेशन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली एंड ओनली पॉसिबल होता है जब कोई भी मीडियम जब लाइट पास होता है डेंसर से रेयर मीडियम में। तो ऑब्वियसली जो कूल एयर है, जो मान लीजिए ये हाईवे है, इसके ऊपर एक थिन लेयर है, बहुत ज़्यादा जो है ये हॉट है, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में जो लेयर है ये कूल है, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम पास होता है, इस वजह से जो है ये मिराज फॉर्मेशन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये पॉसिबल होता है। या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो है ये होता है, मिराज फॉर्मेशन होता है। तो लगता है जैसे हम हाईवे में जा रहे होते हैं, लगता है शायद आगे जो है पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो है मिराज फॉर्मेशन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन इसे हम कहते हैं। Which force act in a direction opposite to the motion of the object? तो इसका सही जवाब है ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन या मूवमेंट, ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। Which will produce more heat at 100 डिग्री सेल्सियस? तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग वाटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, स्टीम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, बोथ 1 and 2 विल प्रोड्यूस इक्वल हीट, कांट बी डिटरमाइन। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 स्टीम। बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा जो है ये हीट प्रोड्यूस करेगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्यों? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के वजह से।
तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टीम में जो है ये ज़्यादा एनर्जी जो है ये होगा, ठीक है, स्टीम में अगर देखें एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से स्टीम में जो है 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा जो है ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ज़्यादा जो है ये हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से देखेंगे स्टीम से जो बर्न होता है ना वो ज़्यादा जलता है। जो आप देखिएगा कभी भी आप चावल पका रहे हैं तो जैसे ऊपर का आप लेड हटाते हैं, जो स्टीम आपके हाथ में लगता है वो ज़्यादा जो है आपको जो है दर्द देता है, ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें दर्द फील होता है, ज़्यादा जो है ये बर्न हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होता है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज, तो इसका सही जवाब है ये है इंटरफेरेंस ऑफ वेव की वजह से बेसिकली होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, उसमें आप जो है 2-3 ड्रॉप जो है ये ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल का जो ये थिन लेयर बनता है उसके ऊपर से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसके नीचे से भी, ठीक है। तो टॉप लेयर से भी ऑयल का जो थिन फिल्म बन गया है, ठीक है, वाटर के ऊपर में, तो उसके टॉप लेयर से भी जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसके बॉटम से भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये दो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जब आपस में ये दो वेव जब इंटरफेयर करते हैं, तब यहाँ पे जो है ये कलर बेसिकली फॉर्म होता है। तो ये कलर किस लिए अपेयर होता है? क्योंकि ऑयल का जो थिन लेयर है उसके टॉप लेयर से भी जो है लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसके बॉटम लेयर से भी जो है ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। तो दोनों वेव जब आपस में इंटरफेयर करते हैं, इस वजह से जो है हमें ये कलर दिखाई देता है, ये ऑयल फिल्म। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डैश ऑफ वेव। तो इसे जो है टाइम पीरियड ऑफ द वेव जो है ये कहा जाता है। ये भी सिंपल एनसीईआरटी के डेफिनेशन से लिया गया है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ड्रैग इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो ड्रैग इज बेसिकली द नेम गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक्सर्ट किया गया है एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो इसे हम जो है ड्रैग कहते हैं। और से जो कॉमन टर्म है फ्लूइड का, जो कॉमन टर्म है गैस और लिक्विड को ही बेसिकली इसमें हम जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, अगर फ्लूइड कहा गया है तो इसमें गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी ये हो सकता है। और इसे फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लो करते हैं, ठीक है, गैस फ्लो करता है, लिक्विड वाटर एग्जांपल लेंगे तो ये भी फ्लो करता है, इसी वजह से इन्हें फ्लूइड में हम इंक्लूड करते हैं, बोथ गैस एंड लिक्विड को। विच डिवाइस प्रेजेंट इन हियरिंग एड रिसीव्स द साउंड। तो हियरिंग एड में जो है इनमें से अगर हम बात करें कौन सा जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोफोन जो है ये बेसिकली हियरिंग एड में प्रेजेंट होता है, जो कि साउंड को रिसीव करता है। इससे जो है इस साउंड को बेसिकली ये फिर जाके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करता है, इसे एम्पलीफायर में भेजता है। एम्पलीफायर जो है फिर इसे एम्पलीफाई करती है और फाइनली जो है स्पीकर के थ्रू जो है वो कान में ये आवाज़ पहुंचा देती है। तो जो हियरिंग एड होता है उसमें माइक्रोफोन होता है जो कि साउंड को रिसीव करता है, उसे जो है फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उसे जो है एम्पलीफायर में भेजता है। जो यहाँ पे हियरिंग एड है उसके एम्पलीफायर में भेजता है, एम्पलीफाई से एम्पलीफाई करता है, फिर फाइनली जो है जो यहाँ पे स्पीकर होता है उसके थ्रू जो है ये कान तक पहुंचा देता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह जो है ये हियरिंग एड काम करता है और यहाँ पे जो है माइक्रोफोन ये रिसीव करता है साउंड को। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और करंट यानी कि I। तो इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। तो एक प्रोजेक्टाइल मान लीजिए ये एक पॉइंट A है, ए पॉइंट B है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक पत्थर को फेंकते हैं यहाँ तक, तो ये जो पाथ फॉलो किया गया प्रोजेक्टाइल को के द्वारा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ट्रैजेक्टरी जो है ये कहा जाता है। फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लाने वाले हैं। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल। तो ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो है खत्म होता है हमारा 8th पार्ट। इसके बाद जो है जल्दी आपको 9th पार्ट भी मिल जाएगा, जिसमें आगे हम फिजिक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसे फिजिक्स कंप्लीट होता है उसके बाद हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।